वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। जैसे कि पहले के वीडियो में हम बल तथा गति के पार्ट को पढ़ाया था, तो उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम संवेग के बारे में सीखेंगे। तो संवेग के बारे में सीखने से पहले हम इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो हमने पढ़ा था बल और बल के प्रभाव। तो बल क्या होता है? किसी भी वस्तु पर धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं। बल के प्रभाव की बात करें तो किसी भी वस्तु पर बल लगाने पे वस्तु गति अवस्था में आ सकता है या विरामावस्था में आ सकता है, या वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, या वस्तु के आकार में परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये बल का प्रभाव था। और गति के तीनों नियम को हम डिटेल से सीख चुके हैं। पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहना चाहती है, तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया न जाए। तो कहने का मतलब किसी भी वस्तु की स्थिति में, चाहे वो गति अवस्था में है या विरामावस्था में, गति अवस्था में हो या विरामावस्था में हो, तो उसमें परिवर्तन के कारक को हम जड़त्व कहते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से सीख चुके हैं। तो सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ सब जान चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संवेग के बारे में। तो संवेग होता क्या है इसके बारे में हम डिटेल से सीखेंगे। आप कल्पना करिए कि आपके पास दो गोले हैं जिसका द्रव्यमान क्या हो? सेम हो, ठीक है। और ये v1 वेग से और ये v2 वेग से गतिशील है। अब आप समझिए कि जो v1 है आपका वो ग्रेटर देन v2, जो v1 है वो v2 से अधिक है। आप देखेंगे कि अगर इन गोलों को आपको रोकना है, गतिशील गोलों को रोकना है, तो आप देखेंगे कि जिसकी वेलोसिटी अधिक है या जिसका वेग अधिक है उसको रोकने के लिए आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। जिसका वेलोसिटी या वेग कम है उसमें कम बल लगाना पड़ेगा। एक पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में आपके पास दो गोले हैं, एक है m1 और एक है m2, और ये v वेलोसिटी से गतिशील है। इस परिस्थिति में इनका जो वेग है वो क्या है? समान है, जबकि द्रव्यमान अलग अलग है। आप ये कंसीडर कर सकते हैं m1 इज ग्रेटर देन m2। आप देख रहे हैं कि समान वेग से गतिशील हैं। इन पिंडों को अगर आप रोकना चाहें तो जिसका द्रव्यमान अधिक है उस पर आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा, और जिस पिंड का द्रव्यमान कम है उस पर कम बल लगाना पड़ेगा। तो ये दो एग्जाम्पल से सिद्ध होता है कि यदि कोई वस्तु चाहे वो विरामावस्था में हो या गतिशील अवस्था में है, यदि उस पर कोई परिवर्तन लाने के लिए जो हम बल आरोपित करते हैं वहाँ द्रव्यमान तथा वेग दोनों पे निर्भर करता है। तो इस संबंध की मदद से हम आज संवेग के बारे में सीखेंगे। फिर से समझ लीजिए, किसी भी वस्तु चाहे वो विराम अवस्था में हो या गति अवस्था में है, उस अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो हम बल लगाते हैं वह बल द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए संवेग होता क्या है। संवेग होता है P बराबर mv। P क्या है? संवेग। m क्या है? द्रव्यमान। और v क्या है? वेग। कहने का मतलब किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। इसे हम P अक्षर से निरूपित करते हैं। ये ऊपर एरो किस लिए लगा है? क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब इसके साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, ठीक है। तो आप इनको लिख लीजिए। यहाँ पे v क्या है? वेग। m क्या है? द्रव्यमान।
और P क्या है? संवेग। फिर से समझ लीजिए, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, जिसे हम P अक्षर से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। P एक सदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि आपने दूसरे वीडियो में पढ़ रखे हैं। अदिश राशि का मतलब जिसमें केवल परिमाण हो परंतु दिशा नहीं होती, लेकिन सदिश राशि क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो इसमें दिशा भी है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके से पूछ रहे हैं, आप एक बॉल ले लीजिए, उस बॉल का द्रव्यमान m होगा, आप उस बॉल को दीवार पे हिट करते हो, ठीक है, v वेलोसिटी से। दीवार तक जाते जाते उसका जो मोमेंटम है या संवेग है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा mv, ठीक है। अब वो टकराने के बाद बॉल वापस हमारे हाथों तक पहुंचती है उसी वेलोसिटी से, ठीक है। mv माइनस, माइनस क्यों लग गया? ये समझने वाली बात है। यहाँ पे माइनस क्यों लग गया? जब आप बॉल को फेंका दीवार की तरफ तो उसकी दिशा दीवार की दिशा में थी, लेकिन जब बॉल टकराने के बाद हमारे हाथों में आई तो उसकी दिशा क्या हो गई? विपरीत हो गई। तो विपरीत दिशा को दर्शाने के लिए यहाँ पे माइनस लग गया। तो अब आप नेट मोमेंटम या संवेग कितना हुआ, रिजल्टेंट संवेग कितना हुआ, तो आप लिख सकते हैं mv माइनस माइनस का mv, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो mv प्लस mv इक्वल टू 2mv, ठीक है। तो संवेग का हमने पढ़ा दिया है। संवेग के कुछ न्यूमेरिकल्स को अब हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है, पत्थर का संवेग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन पे जो डाटा दिया रहता है पहले उसको लिखा जाता है। तो आप पढ़िए 2 किलोग्राम द्रव्यमान। अब द्रव्यमान आपको मिल गया, m का मान कितना है? 2 किलोग्राम का पत्थर 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा। अब वेग भी आपको मिल गया 15 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको संवेग ज्ञात करना है, p क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है p बराबर mv। m कितना है? 2 किलोग्राम। v कितना है? 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो 15 दुनाई 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका क्या होगा? संवेग होगा। तो इस तरीके बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, तो उनको आप सॉल्व करिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित कर दीजिए और हम उससे सॉल्व करके ज़रूर भेजेंगे। तो आज संवेग ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स का मतलब आवेग। अब हम बल का आवेग इसके बारे में पढ़ेंगे, इम्पल्स ऑफ फोर्स। अब देखिए, हमने संवेग के बारे में सीखा, अब आवेग के बारे में सीखेंगे। आवेग होता क्या है? जब कोई बड़ा बल या अधिक शक्तिशाली बल बहुत कम समय के लिए आरोपित किया जाता है तो उसे हम इम्पल्स या आवेग कहते हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, जब कोई अधिक बल या कोई शक्तिशाली बल बहुत कम समय के लिए आरोपित किया जाता है तो उसे हम आवेग या तो इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू F मल्टीप्लाई विथ डेल्टा T। I क्या है? आवेग। F क्या है? बल। और ये क्या है? समय। किसी भी वस्तु पर अधिक बल कम समय के लिए आरोपित होना ही इम्पल्स कहलाता है। अब आप
एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, कोई अच्छा क्रिकेटर कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींच लेता है? क्योंकि बल उस बॉल के अंदर काफ़ी अधिक रहता है, काफ़ी तेज़ी से अधिक बल के साथ वो बॉल नीचे आ रही होती है। जब कोई क्रिकेटर अपने हाथों में अगर डायरेक्टली ले लेगा तो उतना अधिक बल रहेगा कि वो हाथ चोटिल हो सकता है या बॉल छिटक के बाहर जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में उस बल के लिए हम टाइम क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम बढ़ाते हैं। जैसे ही टाइम बढ़ाते हैं तो इम्पल्स फोर्स क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका है इम्पल्स। अधिक शक्तिशाली बल कम समय के लिए आरोपित होने पर इम्पल्स कहलाता है। ठीक, संवेग तथा आवेग में संबंध सीखेंगे हम। आवेग बराबर क्या पाएंगे, आवेग बराबर F डेल टी। ये बल, अधिक बल या अत्यधिक बल बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु पर लगता है तो उसे हम आवेग कहते हैं। अब आप जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है वहां से आपको F इक्वल टू m में मिला था। F क्या था, फोर्स, m क्या है, द्रव्यमान, और ये क्या है, त्वरण। आप इस F की जगह पे mv रख सकते हैं, m और डेल p। ए क्या है, त्वरण, m को जो मध्य में दीजिए, ए को आप लिख सकते हैं डेल v अपान डेल टी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा m डेल v। आप p को जो डेल है उसका आप m v माइनस u लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेग के परिवर्तन को दिखा रहा है। इसको हम ओपन करेंगे mv माइनस mu। तो कहने का मतलब I बराबर mv माइनस mu, कहने का मतलब संवेग की अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ठीक है, तो इस समझ लीजिए संवेग तथा आवेग के संबंध क्या है। आप जानते हैं कि इम्पल्स बराबर आवेग बराबर एक गुणे डेल टी होता है। आप एक की जगह न्यूटन की गति के नियम से F इक्वल टू ma से रिप्लेस कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा ma। आप ए क्या है, त्वरण, त्वरण को आप चेंज इन वेलोसिटी, वेग की परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। तो एक की जगह पे डेल v अपान डेल टी कर दिए, तो ये डेल टी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास डेल v बचेगा। इस डेल v का मतलब है वेलोसिटी में परिवर्तन, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक। आप इसको ओपन करेंगे तो mv माइनस mu निकला। तो कहने का मतलब आवेग बराबर अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। संवेग की जो परिवर्तन है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द इम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आज हमारा टॉपिक खत्म हुआ और ये चैप्टर भी खत्म हुआ। तो थैंक यू। वीडियो को बार बार देखें, अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।